हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम कुमावत, टीम फिजिक्स सीएलसी। शुरू करते हैं अपना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन टेक टाइम टी टाइम टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 4 आर, द स्पीड ऑफ पर्सन वुड बी। ये पूछा गया इसके अंदर। तो हमें ध्यान है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां उसने एक सर्कल कंप्लीट किया, रेडियस गिवन नहीं है लेकिन डायमीटर गिवन है, तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ हो गया। डायमीटर दे दिया 4r डिवाइड बाई 2, देन रेडियस इज इक्वल्स टू 2r। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहां से चलकर वापस यहीं आ गया, तो एक सरकमफेरेंस कंप्लीट हुआ 2πr और टाइम t। r का वैल्यू दे दिया यहां पर कैपिटल 2r, ये डिस। तो उस कंडीशन में 2π और r हो गया 2r डिवाइड बाई t, देन 4πr डिवाइड बाई t। ये हो गई इसकी स्पीड। कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if velocity, acceleration and force are represented by x, y and z respectively, then terms x z upon y। ध्यान से देखें एक बार, x क्या है यहां पर? वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर लेते हैं। y z दिया हुआ है, फिर z हो गया फोर्स, दैट इज फोर्स, एंड y हो गया एक्सेलरेशन। अब इसी में देखेंगे वेलोसिटी को ऐसे कैसे, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन और डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच गया? mv क्या हो गया? मोमेंटम हो गया, तो इसका सेकेंड। नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल सा, हर कहीं पर ये मेंशन किया जाता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम ही रहेगा या इक्वल, तो ये कंडीशन इसका ये थर्ड ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर थर्ड में। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 2.5 kg is moving on a smooth floor in straight line with uniform velocity। ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। फोर्स एक्टिंग पूछा है, तो रिजल्टेंट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन ही 0 है तो फोर्स क्या हो गया? 0। तो क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। यहां तक का क्लियर है? नेक्स्ट, वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास गिवन है, इज मास 60 kg in a free falling artificial satellite is। तो वेट जनरली अगर कहीं सरफेस पे रखा हुई हो बॉडी, तो वेट को जनरली हम डिनोट करते हैं mg से, लेकिन फ्री फॉलिंग के लिए क्या होगा? कोई वेट इसको अपीयर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में ये क्या जाएगा? 0। ये फ्री फॉलिंग के लिए हम इसमें 0 मेंशन करेंगे। अगर कहीं सरफेस पे रखा हुआ होता तो उस कंडीशन में क्या हो जाता? इसका वैल्यू ये आ जाता। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स में फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सामने देखो क्या है? न्यूटन।
ये डिस्टेंस से डिवाइड है, इधर आके क्या हो गया मीटर स्क्वायर, मास इंटू मास केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर कहाँ गया नीचे। तो इस कंडीशन में यूनिट क्या हो गई, ये इसकी यूनिट आ गई। ध्यान से देखो कौन सा से ऑप्शन आ रहा है, ये इसका सेकंड ऑप्शन। यहां तक का क्लियर। नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल 15 मीटर पर सेकेंड, it is moving with an acceleration of 6 meter per second square, then the final velocity of particle after 2 सेकेंड। तो गिवन अपने पास एक तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी हो गया, एक्सलरेशन हो गया एंड टाइम हो गया। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। u का वैल्यू इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है 15, a का वैल्यू दे दिया 6 और टाइम 2। सोल्व करें 15 और ये हो गया 12, कितना हो गया 27। वेलोसिटी पूछी है तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां ऑप्शन में उसने एक तो दिक्कत यहां कर दी और एक दिक्कत यहां कर दी, तो ये तो यूनिट किसकी हो गई एक्सेलरेशन की और ये वेलोसिटी की। तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये वाला। नेक्स्ट, द फोर्सेज ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी। तो सपोज जैसे हम ये कोई बॉडी मान लेते हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है 8 न्यूटन, तो बॉडी इधर ही जाएगी इससे। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगा दिया जाए 6 न्यूटन, तो इधर 8 इधर 6, रिजल्टेंट कितना हो गया 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। कौन सा आ जाएगा सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, an engine generates 18,000 जूल एनर्जी इन 3 मिनट। तो यहां से देखो टाइम का वैल्यू दे दिया उसने 3 मिनट। अब इसको अगर ऐसा ही यूनिट में लिखें तो 3 मिनट में कितने सेकंड हो गए, ये लिख सकते हम, ये हो गए 180 सेकेंड। और यहां से एनर्जी दे दी उसने इतना जूल, तो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। तो कितना वर्क या कितनी एनर्जी 18,000 डिवाइड बाई ये टाइम हो गया। इस कंडीशन में देखें तो 0 से 0 कैंसिल और ये कितना हो गया 1, कितना हो गया 100। और पावर पूछिए तो इसकी ये यूनिट क्या हो गई वॉट। कौन सा आ जाएगा, ये वॉट में पूछा हुआ है, ये ऑप्शन सेकेंड। यहां तक का क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ, ना वेलोसिटी को आधा कर दिया है, देन काइनेटिक एनर्जी, तो मास तो वही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास में हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या स्पीड का स्क्वायर। इसको डबल करेंगे तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है तो डबल इंटू डबल 4 टाइम्स लगेगा, लेकिन हाफ करें तो हाफ इंटू हाफ 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के डैश इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी की 1/4 टाइम्स। तो कितनी हो गई 1/4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, the vibration of the particles of the medium in sound wave is। अब साउंड वेव क्या होती है, जनरली लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। जिधर वेव जाएगी,
जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ओसिलेट करेंगे, तो इस कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ वेव, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड दे दी उसने, एंड वेवलेंथ इतनी। अब देखो स्पीड एम के यूनिट सिस्टम में, लेकिन यहां वेवलेंथ किस में दे दी उसने, सेंटीमीटर में। तो यहां से इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, 1/4 मीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 100 से डिवाइड कर दो, इतना मीटर, वही वैल्यू आ रहा है। तो इस कंडीशन में देखें, ये तो क्या हो गई, स्पीड हो गई, और ये वेवलेंथ हो गया लैम्डा। अब वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी पूछिए, देन f इज इक्वल टू v डिवाइड बाई लैम्डा। v का वैल्यू गिवन है 200 और वेवलेंथ 1/4 मीटर। 4 कहां चला जाएगा ऊपर, कितना हो गया 800 हर्ट्ज। कौन सा आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन, सभी को ध्यान है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। I का वैल्यू 60, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस is 25 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द पावर ऑफ लेंस विल बी। तो पावर का फॉर्मूला है, ये पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट मींस f इज, ये p इज इक्वल टू 1/f। अब f का वैल्यू हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 25 डिवाइड बाई 100 कितना आ रहा है 1/4 मीटर। वैल्यू पुट करें, P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1/4। 4 कहां चला गया ऊपर, क्या वैल्यू आ गया 4 डायप्टर, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि F का वैल्यू अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो, लेकिन यहां से इसका मैग्नीट्यूड ही पूछा है, क्या वैल्यू आ गया फर्स्ट। क्लियर यहां तक का। नेक्स्ट, in the phenomenon of refraction of light, if sin I is equals to x and sin R is equals to y, then refractive index mu will be। अब यहां से देखें कि ये कोई मीडियम ले लेते हैं, उसने ऐसा माना होगा एयर होगा और यहां पर कोई मीडियम होगा, ऐसा कुछ मान ले, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। ये रेज आ रही है, यहां से नॉर्मल ले लेते हैं और ये इसकी ओर बेंड हो गया, ये एंगल I और ये एंगल R। अब इसके अकॉर्डिंग देखें, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, ऐसा भी गिवन है, ये N1 ले लें, ये N2 ले लें, तो उस कंडीशन में वैल्यू होता है N2 डिवाइड बाई N1। अब N2 का वैल्यू क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और हवा के लिए कितना मान के चले हम 1, ये वैल्यू इसके इक्वल मान लेते हैं, हवा का हो गया 1 एयर का। अब साइन I का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, साइन I इज इक्वल टू x और साइन R इज इक्वल टू y। तो अब देख के बताओ म्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x डिवाइड बाई y, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। The part of which the human eye forms the image of an object, तो इमेज कहां बनती है, रेटिना पे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर सकते हो। डेविएशन caused by prism will be least, सबसे कम डाइवर्ट कौन सी लाइट होगी। तो इस कंडीशन में देखो, अगर इधर से व्हाइट लाइट आ रही है, ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन होती है, सबसे कम बैंड होती है रेड और सबसे ज्यादा वॉयलेट।
ये बीच की येलो मान लें, तो ये हल्का सा बेंड हो गया, ये रेड हो गया, सबसे ज्यादा ये वॉयलेट, और बीच में ये येलो ले लें, क्या आ जाएगा रेड। तो रेड कलर इसका सेकेंड ऑप्शन। यहां तक का क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट आर ड्यू टू, देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ये, तो ये भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट, इफ लेंथ ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर इज हाल, मतलब लेंथ को आधा कर दिया एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल, उसको डबल कर दिया। पूछा क्या है रजिस्टिविटी। अब देखो इसमें स्टूडेंट जनरली दिक्कत क्या करते हैं, रजिस्टिविटी को वो रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। चलो मान लेते हैं एक बार, देखो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इसका वैल्यू तो कितना कर दिया उसने, आधा कर दिया, और इसका वैल्यू क्या कर दिया उसने, डबल कर दिया। अब पूछा क्या है, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, भाई इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो टेम्परेचर पर और सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस अभी भी वही है, तो इस पे कोई चेंज नहीं होगा। हाँ ये भले चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पूछा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ये रिमेन्स अनचेंज, ये अनचेंज रह जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर क्या मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब देखो इस सर्किट में कितना वोल्टेज लगा हुआ है, 5। अब रेजिस्टेंस सीरीज में 3 and 7, तो सीरीज में हम ऐड कर देंगे R1 प्लस R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 10, वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 मीन्स 0.5 एम्पियर, ये इसकी रीडिंग हो गई। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ये सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट, 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो अब यहां से देखो एनर्जी की यूनिट वॉट भी नहीं होती, ये फोर्स की होती है, हाँ ये दोनों हो सकती है। अब इनमें हम चेक कर ले कि ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से देखो 1 किलोवाट आवर, इसको सोल्व करें, 1 किलो का मतलब 1000, 10³ ले ले, इतने। अब 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, ये 3600 सेकंड। अब इस कंडीशन में इनको सोल्व करें, देखो 1 0 ये हो गया, 1 0 इधर लगाते हैं पॉइंट, तो ये अपने पास हो गया 3.6 इंटू 10⁶ वॉट इंटू सेकेंड, मतलब पावर इंटू टाइम, तो ये क्या हो गया एनर्जी, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है जूल, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये इसकी यूनिट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, देखो कहां पूछा है, इनसाइड पूछा है, एंड पे नहीं पूछा है। तो अब सोलेनोइड क्या होता है, एक लार्ज लेंथ का होता है, यहां पर इसके अंदर इस टाइप से, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ऐसा कुछ होगा जो हमेशा अंदर कांस्टेंट रहेगा, अंदर चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, बाहर नहीं निकलना है। ना उसने एंड पे पूछा है कि एंड पे कितना होगा, उसने अंदर ही पूछा है कि एंड की ओर जाएंगे इधर जाओ या इधर जाओ, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज सेम एट ऑल पॉइंट, कहां पर, इनसाइड, अंदर की ओर ये कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड थंब रूल, देखो ध्यान से देखो, राइट हैंड थंब रूल, द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द, ये किसकी ओर होगा, तो देखो अगर यहां पर कोई वायर जा रहा है, ये वायर से करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट हैंड थंब बताया था कि
ये थंब किसकी डायरेक्शन में करना है, करंट की डायरेक्शन में ये करना है। देन कर्ल्ड फिंगर्स, मुड़ी हुई उंगलियां, इधर देखें तो कहां आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, इधर से देखे ये आएगी, तो ये किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करता है, करंट की डायरेक्शन। ध्यान से देखो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तो ये डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सही है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सेम अभी वाला पोर्शन ले लिया, इस टाइप से देखिए अगर हम, तो इसके चारों ओर ये ऐसे बनाएगा, मतलब सर्कुलर लूप बन जाएंगे, ये इस टाइप से ये सर्कुलर लूप बनते रहेंगे। ये करंट आई जा रहा था इस टाइप से, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, मतलब अंदर की ओर जा रहा है। अगर इसका टॉप व्यू लिया जाए कि सपोज जैसे ये पॉइंट ले लें, यहां पर करंट इस तरीके से, मान लें कि करंट बाहर की ओर निकल रहा है, तो ऐसे घूम के जाएगा, तो इसके चारों ओर कैसे लूप बन गए, इस टाइप से बन गए, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्कुलर लूप। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है और यहां पर ये सर्कल बन गया। नेक्स्ट, ये जनरली जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई होती है अपने इंडिया में, वो वोल्टेज जो होता है 220 से 240 के लमसम, और फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है इंडिया में 50 हर्ट्ज। बाकी यूरोपियन कंट्री वगैरह, अमेरिका वगैरह में ये 60 होती है। तो यहाँ से देखो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये होगा। यहाँ से देखो, ये भी देखें अगर हम, तो इस कंडीशन में ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। यहाँ तक का क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी एट CLCC कर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम STSC 2024 का जो अभी पेपर हुआ है, उसका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसका वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स देखो, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मुझे क्या काम करना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब सोचो, ये एक लेंथ से डिराइव्ड यूनिट है, कौन? वॉल्यूम। तो यहां से जब इसका ऐसा यूनिट देखता हूं, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मैं क्या कह सकता हूं? मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। सो करेक्ट आंसर इज 4। करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following compound shows sublimation? स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है सबलिमेशन की प्रॉपर्टी कौन सा कंपाउंड शो करेगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, सबलिमेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पता है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। किसका बेटा? डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। ये क्या होता है? सबलिमेशन। आपका सॉलिड कभी कभी डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? सबलिमेशन। और सबलिमेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कौन देता है? जैसे एंथ्रासीन, कैम्फर, आयोडीन, ये जो है अमोनियम क्लोराइड, ये जो होते हैं, ये सारे किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं? सबलिमेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहां पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है कैम्फर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस ऑन। स्टूडेंट, सबसे पहले यहां हमसे उसने इवेपोरेशन वर्ड हमें एक दिया है, तो इसको हमें पता करना है कि ये इवेपोरेशन क्या होता है, फिर हम इसकी रेट के बारे में बात करेंगे। इवेपोरेशन होता है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। जो लिक्विड है इसका गैस में कन्वर्ट होना, बट कौन से टेम्परेचर पे? बिलो इट्स बीपीटी। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके नीचे किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का किसमें कन्वर्ट हो जाना? गैस में कन्वर्ट हो जाना। क्या होता है स्टूडेंट्स? इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन जो होता है, ये सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी,
and nature of substance, nature of substance, evaporation की जो रेट है इन पांचों फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो जो इवेपोरेशन है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है, घटती है। और उसने हमसे यही पूछा है कि डिक्रीज कब होगी, तो कब होगी, जब इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी हो। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ एन इमल्सन इज। स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता करना है ये इमल्सन क्या होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार उसको थोड़ा सा माइंड में रीड करना होता है, उसके बाद कंसेप्ट अप्लाई करके उसको सॉल्व करना होता है। इमल्सन एक टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। स्टूडेंट्स इमल्सन क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और ये किस टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का होता है। स्टूडेंट्स कैसा होता है ये, लिक्विड इन लिक्विड। लेकिन ये दोनों लिक्विड आपस में कैसे होते हैं, इमिसिबल। कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं, एक दूसरे में मिलते नहीं है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन है, मिल्क है, पेंट है। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, इमल्सन के। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन इज मिल्क। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सोडा वाटर रेस्पेक्टिवली आर, कौन से होंगे। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता करना है ये सोडा वाटर क्या होता है। सोडा वाटर ऐसा माने कि एक सॉल्यूशन अगर है तो इस सॉल्यूशन में CO2 प्लस H2O जो है ये दोनों मिले हुए होते हैं। CO2 यहां कौन होता है, सोल्यूट। H2O कौन होगा, सॉल्वेंट। वैसे भी आपको बहुत अच्छे से पता है H2O जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो यहां वाटर कौन रहा होगा, सॉल्वेंट। CO2 सॉल्यूट रहा होगा। करेक्ट आंसर इज सेकंड। तो यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटालॉइड्स इज। स्टूडेंट्स सबसे पहले पता करना है मेटालॉइड्स क्या होते हैं। आपको पता है आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118। इन 118 एलिमेंट्स को मैं कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड करता हूं, 3 पार्ट्स। पहला कौन है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। अब स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि यहां मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, और मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसी होती हैं। तो यहां से मेटालॉइड्स कौन कौन होंगे, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो यहां हमें ऑप्शन जर्मेनियम मिल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। अरे यस और नो, यस। सो करेक्ट आंसर इज 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio by masses of carbon and oxygen atom in carbon dioxide molecule। स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या रहा होगा, CO2। इसमें एक कार्बन है, 2 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। आपको दोनों का मास पूछा है। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम। 2 एटम ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। स्टूडेंट्स इनका रेशियो लूंगा तो आ जाएगा कितना, 3:8। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स आपको पता करना है जिसमें एक ही एटम होता है। एक एटम जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन, मोनोएटॉमिक। आप याद करो एक बार के लिए, हाइड्रोजन क्या होता है, H2, क्लोरीन, Cl2, सल्फर, S8, S4 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो सारे कैसे हैं, पॉलीएटॉमिक, डाईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। लेकिन आर्गन जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, नोबल गैस है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट आंसर इज 1। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज number of molecules present in 0.9 gram of water will be। आपको 0.9 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, इसमें आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं। स्टूडेंट्स आप बताओ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां वेट कितना है, 0.9 ग्राम।
मोलिकुलर वेट कितना होता है H2O का 18 ग्राम, 2 + 16 कितना हो गया 18 AMU। यहां से मैं जब मोल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1/20। अब मुझे बताओ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। स्टूडेंट्स अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n इंटू Na। और जब मैं n को Na से मल्टीप्लाई करूंगा, आप मुझे बताओ 6.22 इंटू 10 की पावर 23, तो ये कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10 टू पावर 22। आंसर फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज maximum number of electrons in fourth cell of any atom can be। स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल ऑफ एन एटम। एनी सेल, कोई भी एटम हो, उसकी कोई सी भी सेल हो, तो कैसा फार्मूला यूज करते हैं हम, 2n²। हियर n इज नंबर ऑफ सेल, n क्या होता है नंबर ऑफ सेल। तो मुझे बताओ आपसे कौन सी सेल में पूछा है, फोर्थ सेल। तो स्टूडेंट्स क्या पुट करेंगे हम, 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो करेक्ट आंसर इज 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन एटम। आपको क्लोरीन एटम दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और क्लोरीन एटम के आउटरमोस्ट शेल में आपसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमें एक बार के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 17 क्लोरीन क्या होगा स्टूडेंट्स, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये क्या रहने वाला है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा सेल है, के सेल, ये कौन सा है L, और ये कौन सा हुआ M। M इसका आउटर सेल, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। कौन सा हो जाएगा सेकंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज isotopes of which element is used in the treatment of goiter disease। स्टूडेंट्स goiter disease जो होती है इसके लिए कौन आइसोटोप यूज होता है। सबसे पहले आपको बताओ कि ये goiter disease स्टूडेंट्स होती कब है, जब थायराइड ग्लैंड में क्या आ जाए थोड़ी बहुत दिक्कत, तब होता है कौन सा डिजीज, goiter disease। और इसके ट्रीटमेंट में कौन सा आइसोटोप काम आता है, आयोडीन 131। आयोडीन का एक आइसोटोप है 131, नॉर्मल आयोडीन 127 होता है, लेकिन ये कौन सा है इसका रेडियो एक्टिव। और ये वाला यूज किसमें होता है, इसके ट्रीटमेंट में, गोइटर डिजीज के ट्रीटमेंट में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स X प्लस हीट। स्टूडेंट्स क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। वाटर कौन है H2O, दोनों को रिएक्ट किया। स्टूडेंट्स याद करो क्विक लाइम क्या है, मेटल ऑक्साइड। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहां कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। बस इतना ही देखना था कि मेटल का ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको हीट कर दूं, इसको मैं फर्दर हीट कर दूं, तो वापस से क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, और कौन रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा भी पूछ सकता है हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर क्या बनेगा। तो हाइड्रोक्साइड को हीट करूंगा तो वापस ऑक्साइड बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप डिकम्पोजिशन वर्ड्स को थोड़ा समझें। ये डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्रेक डाउन, टूटना। अब यहां पर टूटना जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब किसी को गर्म करके तोड़ना। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब किसी को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके तोड़ना। एक होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। स्टूडेंट्स क्या होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ये क्या होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सनलाइट के प्रेजेंस में किसी का टूट जाना। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के दो एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, AgCl, AgBr। ये दोनों फोटोग्राफी में भी यूज होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट
ग्राफी में इसका यूज होता है AgCl और AgBr का। तो यहां देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये तो एडिशन रिएक्शन है, ये दोनों जुड़ रहे हैं एडिशन, ये दोनों जुड़ रहे हैं एडिशन, ब्रेकडाउन इसका हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा डिकम्पोजिशन। और टाइप पूछे तो कौन सा वाला है, फोटोराइटिक, यस और नो, यस। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स एक रिएक्शन दिया हुआ है ZnO plus C gives Zn plus CO। आपको बताना है इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहां से अगर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्लासिकल और मॉडर्न कंसेप्ट से डिफाइन करूं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन। यहां देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये तो कौन सा कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न कंसेप्ट में कैसे देखते हैं हम, OS। मुझे बताओ यहां जिंक का OS क्या है, +2, यहां 0, कार्बन 0, 0 से +2। मुझे बताओ इंक्रीज इन OS क्या होता है, ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन OS रिडक्शन। जिंक का OS डिक्रीज हुआ है, कार्बन का OS इंक्रीज हुआ है, तो यहां से कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ZnO का रिडक्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज third, ZnO is getting reduced. Yes. Next question is, the acid present in natal sting। natal sting में स्टूडेंट्स मैथेनोइक एसिड होता है। मैथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the product obtained at anode on passing electricity through an aqueous solution of sodium chloride। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि NaCl आपको दिया हुआ है, इसको आप जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसमें तो कैसे टूटेगा, ये Na+Cl-, ये स्पीसीज आपके पास है। अब आपको जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं तो एक आपके पास होता है एनोड, दूसरा आपके पास होता है कैथोड। एनोड हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। अब एक बात आप याद करें, इन दोनों स्पीसीज में कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। जो हायर OS में है वो हमेशा रिड्यूस होगा, जो लोअर OS में है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। अब सोचो ऑक्सीडेशन किसका ही होना है, क्लोरीन। 2 क्लोरीन ऑन हीटिंग गिव्स Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये -1, ये 0, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो यहां एनोड पे ऑक्सीडेशन क्लोरीन का होगा, कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन। करेक्ट आंसर इज सेकंड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं स्टूडेंट्स POP। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 ½ H2O, CaSO4 ½ H2O। स्टूडेंट्स इससे एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है कि अगर इसमें पानी डाल दूं तो क्या बनेगा। स्टूडेंट्स POP में पानी डालते ही क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 2 H2O। कभी कभी ये भी पूछ लेता है POP में क्रिस्टलाइजेशन वाटर कितना होता है, ½ H2O। जिप्सम में कितना होता है, 2 H2O। दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1 and ½ H2O, 1 and ½ H2O। तो हमारे से सिंपल अभी सिर्फ इतना पूछा, POP का फार्मूला क्या होता, CaSO4 ½ H2O। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट मैलिएबल मेटल। स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता है मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन होता, गोल्ड। कौन होता, गोल्ड, यस। करेक्ट आंसर इज थर्ड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। आपको दिया हुआ है जिंक, Mg और Fe। आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, लीस्ट रिएक्टिव जिंक। इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन, आयरन। रिएक्टिविटी सीरीज से डायरेक्ट देखना है, जो ऊपर आता है वो ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे आता है वो कम रिएक्टिव। करेक्ट सीक्वेंस इज 4, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक लीस्ट रिएक्टिव। अरे यस और नो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। स्टूडेंट्स एक वर्ड है अलॉय, सबसे पहले आप इसको समझें।
अलॉय क्या होता है? अलॉय मिक्सर ऑफ मेटल, मिक्सर ऑफ मेटल। ये मिक्सर ऑफ मेटल किस नाम से जाना जाता है? इसी को अलॉय कहते हैं। अब यहां पे कभी कभी ब्रास पूछ लेता है, कभी ब्रॉन्ज पूछ लेता है, आज सोल्डर पूछ लिया तो ये भी बता देंगे Sn और Pb, Sn और Pb, टिन और लेड का मिक्सचर क्या होता है? सोल्डर। करेक्ट आंसर इज थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The ratio of carbon and hydrogen atom in cyclohexane. Cyclohexane एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक। यस, ये देखो CH2, 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 यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से है, साइक्लो कंपाउंड है। मुझे बताओ कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 12, दोनों का रेशियो 1:2। करेक्ट आंसर इज सेकंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्काइन अमंग द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स एल्काइन बताना है, लेकिन इसके लिए पहले कुछ थोड़ा जानना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एक होता है एल्केन, क्या होता है? एल्केन। एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। आपसे पूछा है एल्काइन कौन सा है, कैसे पता करेंगे? इनके जनरल फॉर्मूले, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। यहां n क्या है? n जो है वो है नंबर ऑफ एटम। n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम। फर्स्ट में देखो, ये जिस फॉर्मूले में सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर आ जाएगा। देखो मुझे बताओ, यहां n की वैल्यू 2 है, यहां रख के देखेंगे C2H2 कितना आया? C2H6, C2H6। तो ये क्या रहा होगा? ये तो एल्केन है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको रख के देखो, यहां वापस रखता हूं C3H2 मुझे बताओ क्या आया? C3H8। इसका मतलब ये भी क्या है? एल्केन। ये भी नहीं हो सकता। ये देखो, इसको जरा रख के देखो, यहां रख के देखो C3H2 क्या आया? C3H6। स्टूडेंट्स ये क्या रहा होगा? एल्कीन। हमसे तो एल्काइन पूछा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। जरा इसको रख के देखो इस फॉर्मूले में CN3H2 स्टूडेंट्स क्या आया? C3H4। इसका मतलब ये क्या रहा होगा? एल्काइन। करेक्ट आंसर इज 4। करेक्ट आंसर इज 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सफिक्स यूज्ड फॉर कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज। हमारे फंक्शनल ग्रुप में कीटोन का हमसे सफिक्स पूछा है। स्टूडेंट्स कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ऑन। स्टूडेंट्स वो हमसे एल्डिहाइड का भी पूछ सकता है। एल्डिहाइड का क्या होता? Al। अल्कोहल का क्या होता? अल्कोहल। कोई बोलो अल्कोहल। अल्कोहल का क्या होता? अल्कोहल का OL। कोई हमसे पूछ ले ओइक एसिड किसका होता है? ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। अरे यस और नो, किसी का भी पूछ सकता है। अभी कीटोन का पूछा है, करेक्ट आंसर इज थर्ड, ऑन होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हीटिंग एथेनॉल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एथेनॉल, एथेनॉल एक कंपाउंड है, अल्कोहल है। CH3CH2OH ये एथेनॉल हुआ। इसके रिएक्शन कंसंट्रेटेड किससे करनी है? H2SO4 एसिडिक मीडियम में हो रही है। टेम्परेचर 443 केल्विन। स्टूडेंट्स H2O रिमूव हो जाएगा। एल्कीन का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? प्रोटोनेशन से सीधा किसका? एल्कीन का फॉर्मेशन। तो क्या होगा? इथीन। क्या ऑब्टेन होगा? इथीन ऑब्टेन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुबोध शर्मा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग STC 2024 के अंदर जो बायोलॉजी का पेपर जो हुआ है उसका वीडियो सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। द प्लांट सेल, क्या बेटा? द प्लांट सेल। प्लांट सेल मेनली मेड अप ऑफ, जो प्लांट सेल वॉल जो होती है, प्लांट जब हम लोग बात करते हैं किसकी? प्लांट सेल वॉल की। प्लांट सेल वॉल की जब हम लोग बात करते हैं तो प्लांट सेल वॉल जो होती है एक यूनिक करेक्टर है। प्लांट सेल वॉल पर बना एक यूनिक करेक्टर है क्या? ये सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो होती है ये बनती किसकी है? ये बनती है सेलुलोज की। जो मेन कंपोनेंट जो होता है इसका क्या होता है? सेलुलोज
सेलुलोज होगा। क्या होगा? सेलुलोज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सेलुलोज हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू, ये जाइलम टिश्यू हम जब बात करते हैं किसकी? प्लांट टिश्यूज की। किसकी बात करेंगे? प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू के अंदर जो कंडक्टिंग जो टिश्यूज होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, conducting tissue. There are two types of conducting tissue present on plant tissue. Which one? First is xylem and second is phloem. First is xylem and second is phloem. तो जाइलम क्या करता है? जाइलम करेगा क्या? जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स को रूट से एब्जॉर्ब करेगा और कहां तक पहुंचा देगा? लीव्स तक पहुंचा देगा। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर एंड सोल्ट का जो ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड सोल्ट का जो ट्रांसपोर्ट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जाइलम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेट टू खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सीजन में होती हैं? रेनी सीजन में। ऐसी क्रॉप जो किस में होती है? लगभग रेनी सीजन में होंगी। किस में होंगी? रेनी सीजन के अंदर, रेनी सीजन के अंदर होती हैं। इसका जो टाइम ऑफ पीरियड होता है वो कौन सा होता है? जून से लेके अक्टूबर तक। कौन सा होता है? जून टू अक्टूबर। तो इसके अंदर जो इसका सही जो आंसर मिलेगा हम लोगों को वो है पिजन पी एंड मेज। ये जो क्रॉप्स होंगी ये किस में होती हैं? किस में होंगी? खरीफ क्रॉप्स के अंदर। क्योंकि ग्राम है, ये कब होता है? ये होता है रबी सीजन में। मस्टर्ड रबी सीजन में होगा एंड व्हीट भी क्या होगा? रबी सीजन में होगा। तो पिजन पी एंड खरीफ जो होते हैं वो किस में होते हैं बेटा? आप लोगों के कब होंगे? जून से लेकर अक्टूबर तक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो न्यूट्रिशन। क्या? माइक्रो न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिशन, सेकंड इज माइक्रो न्यूट्रिशन। इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? कॉपर। कॉपर इज द माइक्रो न्यूट्रिशन। विच सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड द पावर हाउस। हम बात कर रहे हैं किसकी? पावर हाउस। सेल के अंदर प्रेजेंट, सेल के अंदर एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज जो कि क्या करता हो? जो एटीपी का सिंथेसिस करता हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा ये क्या करता है? ये एटीपी का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो फॉर्मेशन है वो करता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज। इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर सेल्फ डीएनए भी होगा एंड राइबोसोम भी होगा। क्या होगा? राइबोसोम भी होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड। मैच्योर ओवरी, देखो जब प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है क्या होगा? जब प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, अब प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। क्या होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में जो फ्लावरिंग जो पार्ट होता है, फ्लावरिंग जो पार्ट होगा उस फ्लावरिंग पार्ट के अंदर मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है? एक तो होता है एंथर और दूसरा क्या होता है बेटा? फिलामेंट। दूसरा क्या होता है? ये होता है फिलामेंट। तो अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल
एंड ओवरी होती है। इस एंथर के अंदर क्या बनेंगे, इस एंथर के अंदर बनते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स इज द मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन्स। और ओवरी में क्या बनेंगे बेटा, ओव्यूम बनेंगे, ओव्यूम बनेंगे या फिर ओवल या फिर ओव्यूल बन जाएंगे। जब किसी भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर के थ्रू जब पोलन ग्रेन्स कहां पर, यहां पर हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं फ्लोवर का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बायोटिक या फिर एबायोटिक फैक्टर के थ्रू जब पोलन ग्रेन्स एंथर से मैच्योर एंथर से जब यहां पर टच करते हैं, यहां पर आ जाते हैं कौन से पार्ट पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे आने के बाद में यहाँ पर क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है। और पोलन ट्यूब बनने के बाद में ये जो पोलन ग्रेन्स कहाँ आ जाते हैं बेटा, ओवरी के अंदर आ जाते हैं। जैसे ये पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाएगा। ओव्यूल क्या होगा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद में फर्टिलाइज ओवम से तो क्या बन जाएंगे, सीड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे। और मैच्योर ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रूट का फॉर्मेशन। दैट मीन्स मैच्योर ओवरी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल का एग्जाम्पल करें तो इसमें क्या आता है, प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स ही होते हैं। क्या होंगे, प्लांट्स इज द प्रोड्यूसर्स। क्योंकि प्लांट से ही जितने भी ट्रॉपिकल लेवल होंगे उन सबको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलती जाती है। तो पहले प्रोड्यूसर, बाद में प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, उसके बाद में टर्शियरी, उसके बाद में डिकम्पोजर्स तक ये एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोड्यूसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो कौन सा एलिमेंट होता है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है, हमने पढ़ी है नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी। तो नाइट्रोजन जो होती है वो क्या करती है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एसेक्सुअल, सेक्सुअल नहीं है, एसेक्सुअल है। इन द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या होता है, ब्रायोफाइलम होता है पत्थर चट्टा। और पत्थर चट्टे के अंदर हमेशा क्या होता है बेटा, बडिंग होती है। क्या होती है, बड्स। इसका जो लीफ होता है इसमें बड बन जाते हैं, इस तरह से छोटे छोटे बड बनेंगे। और इन बड से एक न्यू प्लांट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन। तो ब्रायोफाइलम से क्या होगा, ब्रायोफाइलम के अंदर कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें क्या होगा बेटा, बड के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, जैसे हम लोग बोलते हैं पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, उसके बाद में टर्सरी कंज्यूमर, उसके बाद में डिकम्पोजर्स। तो यूनिडायरेक्शनल है। क्या है, यूनिडायरेक्शन, मतलब एक तरफ ही मूवमेंट होगा एनर्जी का। क्या होगा बेटा, यूनिडायरेक्शन, एक तरफ ही मूवमेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट, द टिश्यू विच लाइज किडनी ट्यूब्यूल्स। क्या है बेटा, किडनी। और किडनी के अंदर किस टाइप के टिश्यूज मिलेंगे, तो देखो किडनी के अंदर मिलता है क्या, एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, सिक्रेशन करने का काम करेगा, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, इसलिए किडनी ट्यूब्यूल्स पे कौन से टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। फिर स्पॉन्जिला बिलोंग्स टू विच फाइलम। देखो भाई हम लोग आ गए किस पे, अब हम लोग बात करते हैं किसके, एनिमल की बात कर रहे हैं। देखो जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ते हैं। तो एनिमल किंगडम के अंदर डिफरेंट अपन को अलग अलग क्या मिलते हैं, फाइलम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, फाइलम। और फर्स्ट जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पोरीफेरा। क्या है, पोरीफेरा। और जो पोरीफेरा जो है वो किस लेवल का है, वो सेलुलर लेवल का है। किस लेवल का है बेटा, सेलुलर लेवल का है ना। तो पोरीफेरा के अंदर सबसे पहले के सबसे जो लोवेस्ट इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या आता है आपका, स्पॉन्जिला आता है। तो लोवेस्ट वर्टिब्रेट में क्या आ जाएगा आपका, पोरीफेरा आ जाएगा। और स्पॉन्जिला किसमें आता है बेटा, पोरीफेरा के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। क्या देखना, अपना ग्रुप देखना है किसका बेटा, सेल ऑर्गेनेलीज का। दे आर ओवन डीएनए, जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है।
ऐसा कौन सा है जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है? तो अपने पास में 4 ऑप्शन है, कौन कौन से? फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, सेकंड इज गोल्जी, एपिटेस एंड प्लास्टिड, थर्ड इज प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फोर्थ इज लाइसोसोम एंड गोल्जी एपिटेस। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नहीं, लाइसोसोम को नहीं बोलेंगे, क्योंकि लाइसोसोम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइसोसोम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को क्या बोलेंगे हम लोग? सुसाइडल बैग। या फिर क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के? अलग अलग 14 टाइप के अलग अलग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलेंगे। दूसरा गोल्जी एपिटेस, बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये होगा, लेकिन अपन को क्या ग्रुप देखना है। तीसरा प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा बेटा? प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, दोनों के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ओवन डीएनए देखने को मिल जाएगा। ओवन डीएनए। पहली बात तो ये दोनों होते कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इटालियन हनी बी स्पीसीज। हनी बी, हनी बी क्या होती है? हनी बी, बी मतलब मधुमक्खी, है ना। ये कौन सी मधुमक्खी होती है जो कि कमर्शियल हनी प्रोडक्शन में क्या करते हैं? काम में आती। यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन इज एपिस मेलिफेरा। ये एपिस मेलिफेरा है, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं? इटालियन हनी बी बोलेंगे। और ये शहद बनाने के काम में आती है। ऑप्शन नंबर 4। 65 इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा और इसके रिजल्टिंग जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो बनता है वो क्या होता है बेटा? पाइरुवेट। क्या बनता है बेटा? पाइरुवेट। और ये कहां पर होगा बेटा? ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां पर होगा बेटा? ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा बेटा? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा और साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या बन जाएगा? आपका पाइरुवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर कौन सा हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल है क्या करने में? इन फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने के लिए। तो कौन सा होगा बेटा? दो फीमेल सेक्स ऑर्गन दो ही होते हैं, एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होगा वो क्या करता है बेटा? वो करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट करने का काम करेगा। नेक्स्ट, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली बाय द फिजन। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं किसकी? फिजन प्रोसेस की। तो ये फिजन जो है एक मेथड है कौन से टाइप का? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जब हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल मेथड की तो इसमें अलग अलग मेथड आते हैं। इसमें रीजनरेशन आता है, इसमें फिजन आएगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन आएगा, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आएगा, स्पोर फॉर्मेशन आता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है? इसमें से कौन सा है जो फिजन के थ्रू होता है? देखो फिजन 2 टाइप का होता है। फिजन कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक तो होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। एक होता है बेटा मल्टीपल फिजन। कौन सा? मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन होता है किसके अंदर? जैसे हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की, हम लोग बात करते हैं अमीबा की, ठीक है। लेकिन मल्टीपल फिजन किस में होता है? मल्टीपल फिजन होगा किसके अंदर बेटा? प्रोटोजोन्स के अंदर। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम के अंदर है वो मल्टीपल फिजन होगा। और प्लाज्मोडियम आपको पता है क्या करता है? मलेरिया कोज करेगा, है ना। तो ये प्रोटोजो होता है जिसका रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? फिजन प्रोसेस के थ्रू। दैट इज ए प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ब्रेन। आपके ब्रेन का वो पार्ट जो कि कंट्रोल करता है किसको? ब्लड प्रेशर्स को, सेलिवेशन को एंड वोमिटिंग को। विच पार्ट? दैट इज अ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला पार्ट जो होगा वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को, सेलिवेशन को और वोमिटिंग को क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। STDs, ये एस्टेड डिजीज हैं। इनके एग्जाम्पल के अपन बात करें तो अपन को पता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या क्या आती है? गोनेरिया आता है, सिफिलिस आता है, एड्स आते हैं। तो इसमें सही जो आंसर है वो कौन सा बेटा? गोनेरिया। ये गोनेरिया जो होता है वो क्या होगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल इन विच सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट जेनेटिक इज, है ना, जिसको जेनेटिकली नहीं बोल सकते। तो क्या होगा उसका आंसर? दैट इज अ स्नेल। ये स्नेल जो होता है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिक के थ्रू नहीं होता, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 2।
ओके, थैंक यू। हेलो, मैं देवेंद्र सिंह, CLC मैथमेटिक्स सीनियर। हेलो, मैं देवेंद्र सिंह, CLC प्री फाउंडेशन सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस STSC मैथ 2025 ओके पेपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इज। तो यहाँ पर देखो 8 की पावर 2/3 और 8 की पावर 1/3, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2/3 माइनस 1/3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, सॉरी इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 की पावर 1/3, दैट इज 2। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज 2। व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल द रिमाइंडर इज। आप जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हो और ये एक लीनियर फंक्शन है, जब लीनियर फंक्शन हो तो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से काम हो जाएगा अपना। तो रिमाइंडर थ्योरम से x + 1 = 0, x = -1 और x = -1 जब इसके अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2 आ जाएगी। पुट करके देख लो, -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3, तो ये कैंसिल हो गया और 2 आंसर। दैट मीन्स ये 2 आपका आंसर हो गया। ओके, 73 नंबर क्वेश्चन। If x = 2 and y = 1 is a solution of this equation, then value of k is। x = 2 और y = 1 इसमें पुट करना और k की वैल्यू निकालनी है। तो 2 इसमें पुट करोगे हो जाएगा 6 - 2 + k = 0। ओके, तो k की वैल्यू आ जाएगी -4। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, इसके अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ एंगल TMU निकालना है। ओके, फिगर आपके सामने है और जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, PQ पैरेलल टू RS। PQ RS के क्या है, पैरेलल। आपको क्या करना है, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो इस पॉइंट M से पास होती है। ये दोनों पैरेलल है तो ये इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड हो जाएंगे। दोनों का सम 180 होगा तो ये आ जाएगा 125 तो ये आ जाएगा 55 डिग्री और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 105। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, उसके बाद ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड B एंड CF ऑफ साइड AC एंड AB आर इक्वल। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC है जिसमें दो एल्टीट्यूड है BE एंड CF और ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। आपको एंगल BAC निकालना है। क्या निकालना है आपको, एंगल BAC = 70 डिग्री है। वी नीड टू फाइंड द एंगल ABC। आपको ये वाला एंगल निकालना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लें तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस साइड इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज कॉमन एंगल बाय AAS सिमिलरिटी से AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो बाय CPCT AB = AC। ओके, AB = AC, that means it is isosceles triangle। Okay, isosceles triangle and opposite sides are equal, then opposite angles are also equal. It is 70, then in sum of interior angle of triangle is 180 degree. Angle is 70 degree, then angle B and angle C are equal, which is 55-55. Okay, that is 55-55. Okay, 55-55 होंगे कितना हो जाएगा 110 एंड 70 180 डिग्री। तो एंगल ABC की वैल्यू क्या हो गई 55 डिग्री। ओके, ऑप्शन नंबर 4। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। पॉइंट E, F, G एंड H ऑफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एक ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है। E, F, G, H आर मिड पॉइंट्स। E इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है, G इसका मिड पॉइंट है और H इसका मिड पॉइंट है। तो अब जो अंदर की तरफ बनेगा वो भी एक पैरेललोग्राम ही होगा, जैसे वो एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो अंदर पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया ओरिजिनल पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है।
तो आपके पास इसका एरिया ABCD का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया इसका हाफ हो जाएगा यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की दो साइड्स आपको गिवन है। एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं जिसकी दो साइड्स है, एक तो 24 सेंटीमीटर है और एक आपके पास 10 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर गिवन है 60 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी आपके पास 26 हो जाएगी। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आपको। तो अगर ट्राइंगल की तीन साइड्स गिवन हो तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, और यहाँ एस की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इस तरह आप हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके निकालोगे तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाइट 14 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास, ओके, जिसकी हाइट आपके पास है 14 सेंटीमीटर, और आपको क्या करना है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA आपको गिवन है। CSA क्या है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, है ना? तो डायमीटर कब आएगा? जब रेडियस आएगी। डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। ओके, CSA क्या होता है? 2 पाई RH इक्वल टू 88। तो ये 2 और r मिलकर d बन जाएगा, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, और हाइट आपके पास 14 है ही, 88। इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 टाइम्स ये 44 को नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 2। तो डायमीटर क्या आ गया? थर्ड ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम दो नंबर है A और 18, है ना? इन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आपको गिवन है 36 और 2। तो हमें पता है कि दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन बनेगी। A की वैल्यू क्या आएगी? 18 डिवाइड करेगा इसको 2 टाइम्स, यानी A की वैल्यू 4। ओके, द ऑप्शन इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80। x इक्वल टू 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू इक्वेशन। सिंपल क्या करना है? x की वैल्यू दोनों में पुट करनी है, आपको a और b मिल जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो a की वैल्यू आएगी -3/2, और यहाँ b की वैल्यू आएगी -2। ओके, तो a क्रॉस b सिंपली क्या हो जाएगा? 3 यानी फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। फॉर द वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशंस की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 4/k 6/3 18/9। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ले लो, ये 2 टाइम्स डिवाइड करेगा और k की वैल्यू 2 आ जाएगी। k की वैल्यू 2 यानी सेकंड ऑप्शन। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन। अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। ये मार्क्स है और इनका अर्थमेटिक मीन ये है। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम करोगे, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं? 8 है, इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 8 को उधर भेजोगे 32, x की वैल्यू आपके पास आएगी 6, है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। ये 4 टर्म है, ये एपी का पार्ट है। ओके, 18 a b and -3। ओके, देन द वैल्यू ऑफ a plus b will be। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तभी आप a plus b निकाल पाओगे। तो देखो सिंपल अप्रोच क्या है? ये फर्स्ट टर्म है और ये आपके पास फोर्थ टर्म है, a4 इक्वल टू -3। तो a4 को आप a + 3d लिख सकते हो इक्वल टू -3। यहाँ a की वैल्यू 18 पुट करोगे तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18 पुट करोगे उधर -21। ठीक है, 3 को नीचे भेजोगे -7 आएगा। तो ये a क्या है? सेकेंड टर्म ही तो है। सेकेंड टर्म d प्लस करने पर मिलेगा 11, और b थर्ड टर्म, और एक बार और -7 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 4।
तो आपके पास a प्लस बी चाहिए आपको, जो क्या जाएगा 15। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ आपको क्वेश्चन है, गिवन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। पॉइंट ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है और इसकी सेंटर से डिस्टेंस आपको गिवन है और आपको इसमें इस सर्किल का डायमीटर निकालना है। ओके, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अब रेडियस कैसे निकलेगी? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला लो तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो है वो टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ओपी कैसे निकलेगा? भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी यहाँ पर 25 माइनस 16 3, तो डायमीटर हो जाएगा इसका डबल यानी 6 सेंटीमीटर। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को, है ना, 5 माइनस 6 और -1 -4, इनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है? ये मान लो आपके पास वाई एक्सिस है, क्या नाम है इसका? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, y होगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके अज्यूम कर लेंगे k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो x वाला सेक्शन फॉर्मूला ले लो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, x की वैल्यू आपके पास 0 है और रेशियो क्या है? k प्लस 1, k मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई x1 क्या है? 5। ये इधर 0 हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करोगे k की वैल्यू आपके पास आएगी 5, तो k रेशियो 1 क्या हो जाएगा? 5 रेशियो 1। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा? बिकॉज sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या है? p। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? p स्क्वायर हो गया। ओके, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 को उधर भेजोगे p स्क्वायर -1, 2 को नीचे भेज दोगे, sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? p स्क्वायर -1 अपॉन 2, p स्क्वायर -1 अपॉन 2, फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ अ हिल। हिल एक चट्टान है, मान लो ये है, ठीक है, और जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल टू रीच द टॉप ऑफ 500 मीटर डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट निकालनी है, तो यहां आप साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, साइन 60 क्या होता है? √3/2 इक्वल टू h अपॉन 500, तो h की वैल्यू आ जाएगी 250 √3, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। क्या बोला है? एक सर्किल है, एक आर्क की बात हो रही है जो कि सेंटर पर 50 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है और आर्क की लेंथ आपको गिवन है 5 पाई। इस क्वेश्चन में आर्क की लेंथ 5 पाई है, तो रेडियस निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क जो कि 5 पाई है इक्वल टू क्या होगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा 50 डिग्री, 360 डिग्री 2 पाई r, 2 पाई इंटू r। ओके, ये इंटू का साइन है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 इसको 18 टाइम डिवाइड करेगा, सिंपली रेडियस आ गया 18 सेंटीमीटर, जो भी है आपको यूनिट गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मेटेलिक क्यूब्स, है ना, 3 क्यूब आपको गिवन है, 3 मेटेलिक क्यूब गिवन है। ओके, बाय मेल्टिंग दिस क्यूब ए न्यू क्यूब इज फॉर्म। 3 मेटेलिक क्यूब है, उनको मेल्ट किया जाता है, उसके बाद एक नया क्यूब फॉर्म किया जाता है। तो इन 3 क्यूब का जो सम है वो उसके इक्वल होगा। इन 3 क्यूब का जो वॉल्यूम है उनका सम जो है वो तीसरे वाले के क्या होगा? इक्वल होगा। तो जो नया क्यूब बनेगा उसकी जो एज है उसको मैंने ए एज्यूम कर लिया, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा? 3 का क्यूब
4 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो आपको एक ही जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैव ओनली 52 संडे। नॉन लीप ईयर, इसके अंदर होते हैं 365 डेज। कितने डेज होते हैं? 365 डेज। ओके, अब सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि कितने वीक होते हैं टोटल। तो 7 डेज का एक वीक होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 54 प्लस 1, है ना, ये हो गया। 7 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली 54 टोटल वीक हो गए। टोटल वीक कितने हो गए? 54 वीक। 54 वीक का मतलब 54 संडे। 54 वीक का मतलब 54 संडे हो गए, यानी 54 संडे तो कंफर्म आने ही है। अब बचा हुआ ये एक दिन है। अब ये एक दिन की कितनी पॉसिबिलिटी? आपके पास 7 पॉसिबिलिटी है। संडे हो सकता है, आपके पास मंडे हो सकता है, ठीक है। टोटल मतलब 7 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटी है? 7 पॉसिबिलिटी है। ओके, अगर इन 7 में से एक संडे आ गया तो उस केस में 52 आएगा ना। ओके, यहां क्या आएगा? 52 आएगा। चलो ठीक है, 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 वीक्स आएगा, तो 52 संडे हो जाएंगे। तो टोटल 52 संडे तो आने ही आने हैं। अब बचा हुआ एक दिन। ओके, बचे हुए एक दिन की बात करते हैं। तो वो जो बचा हुआ एक दिन है वो 7 डेज में से कुछ भी हो सकता है। ओके, अब अपने को निकालनी है कि 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। अब 52 संडे तो कंफर्म आएंगी। अब हम चाहते हैं कि उस एक दिन में संडे ना आए, क्योंकि उस एक दिन में अगर संडे आ गया तो 53 संडे हो जाएंगे। ओके, तो वो एक दिन संडे ना आने की प्रोबेबिलिटी यहां निकालनी। तो टोटल 7 हो गए। टोटल आउटकम कितने हो गए? 7 हो गए। 7 में से ऐसे कितने दिन है जब संडे नहीं आएगा? तो वो 6 डेज है। तो 6/7 क्या है? 52। एक लीप ईयर में 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी है 6/7। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके।